तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस लेक्चर में हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के साथ साथ और भी कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सारे ही फैक्ट्स आपको रिलेशंस को स्टडी करने से पहले मालूम होने चाहिए। और हम आपको उसके बाद रिलेशंस के डेफिनेशंस और साथ ही साथ रिलेशंस के अंडर आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बताएंगे। और आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12 के सिलेबस में भी है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कितना ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके स्टडी के व्यू से, क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शंस के सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज होते हैं तो वह कैलकुलस के अंडर आपको दिखाई देंगे। और कैलकुलस का सिलेबस जो कि क्लास 11th में तो लिमिट्स के तौर पे आपको मिलेगा, बट क्लास 12 के टोटल सिलेबस का 50% जो सिलेबस होता है वह कैलकुलस के टॉपिक्स से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो आपको कैलकुलस के सारे ही कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और इसके बाद आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से, तब हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन को यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को जानने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर बता देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो पेयर का मतलब आप समझते हैं, मतलब कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस या कोई भी टू थिंग्स का कलेक्शन। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ए एंड बी और टू थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ए और बी कोई भी दो थिंग है। ठीक है, कोई भी दो थिंग्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ए कोई नंबर हो सकता है, बी किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग थिंग्स हैं, या सेम थिंग्स भी हो सकते हैं। तो देन अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ए और बी कोई भी दो थिंग्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं, मतलब ए और बी को सेपरेट दिखने के लिए इन दोनों के बीच कॉमा यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम इसे इनक्लोज्ड कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। इसे इनक्लोज कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। तो यह इस तरह से रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्डर्ड पेयर को, एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस किया गया कोई भी दो थिंग्स का कलेक्शन एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड में जो थिंग होता है वह ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है। फर्स्ट कंपोनेंट। और जो राइट साइड में थिंग होता है या ऑब्जेक्ट होता है, जो राइट साइड में थिंग या ऑब्जेक्ट होता है, यह सेकेंड एंट्री या सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है। सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर दो एंट्रीज या दो कंपोनेंट्स का बना होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड का कंपोनेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है या फर्स्ट एंट्री कहलाता है, और राइट साइड का कंपोनेंट सेकेंड एंट्री या सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं x और 9। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एंट्री x है और सेकेंड एंट्री 9 है। ठीक है, इसे हम
एन ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं, एन ऑर्डर्ड पेयर, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। मतलब यहाँ पर पेयर का मतलब दो होता है, दो चीज़ में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमने आपको इंटरवल्स भी बताया था, बट इंटरवल्स में नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, और उसमें भी जो स्मॉलर नंबर होता है वो लेफ्ट साइड होता है। बट एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि दिखता तो है ओपन इंटरवल की तरह ही, चूँकि ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज करके एक्सप्रेस करते हैं, बट यहाँ पर इस कलेक्शन में जो यहाँ पर दो थिंग्स हैं, यह नंबर के साथ साथ कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, यह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दो कंट्रीज़ के यहाँ पर नेम्स को शामिल किया गया है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे, मतलब जो फर्स्ट एंट्री है वो इंडिया है और सेकेंड एंट्री श्रीलंका है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर के इनसाइड कोई भी दो डिफरेंट थिंग्स, सेम थिंग्स, किसी भी तरह के थिंग्स हो सकते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट था। लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट होता है उसे फर्स्ट एंट्री कहेंगे, और राइट साइड में जो कंपोनेंट होता है उसे सेकेंड एंट्री कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स कब होंगे, जिसे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स कब होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी, यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर हैं। अब अगर ये दो ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर सी डी, अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो यह तभी होंगे जब इन दोनों का फर्स्ट एंट्रीज आपस में इक्वल्स होगा और दोनों का सेकेंड एंट्रीज भी आपस में इक्वल होगा, इफ़। ठीक है, यह दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब ए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंट्री सी के इक्वल होंगे, और साथ ही साथ दोनों के सेकेंड एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब बी इक्वल्स टू डी। यहाँ पर इफ़ का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मैं सेट थ्योरी में और भी कई बार बता चुका हूँ, यह इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब एकमात्र कंडीशन है यहाँ पर कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब दोनों के फर्स्ट एंट्री और दोनों के सेकंड एंट्रीज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर हम मान लें x-1 और -3, यह एक ऑर्डर पेयर है और यह इक्वल्स है 3 एंड 2y + 5। ठीक है, यहाँ पर यह दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल्स हैं, तो यहाँ पर यह दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल्स होंगे तो इसे हमें मतलब यहाँ पर इक्वेट करने पे जो हमने यहाँ पर कंडीशन पढ़ा है, इस कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स x और y के वैल्यूज़ आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं x-1 3 के इक्वल होगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू 4 होगी। और उसी तरह से यहाँ पर 2y + 5 - 3 होगा, जिससे 2y = यहाँ पे -8 एंड y = -4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यह दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल्स होंगे जब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, तो यह ऑर्डर पेयर के इक्वलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस हमने आपको बताया। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। यह इसे आप इजीली वे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फैक्ट्स मालूम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, mod x - 3 एंड y² - 5, यह इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 एंड 4।
ठीक है। तो यहाँ पर यह दोनों ऑर्डर पेयर एक बार फिर से इक्वल है, तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए चूँकि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है, यह 5 के इक्वल्स होगा। मतलब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री जो कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है, इस सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंट्री 5 के इक्वल्स होगा। अब हम जानते हैं कि अगर हम मॉड को रिमूव करते हैं तो हमें दूसरी ओर प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मॉडुलस अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमें यहाँ पर x माइनस 3 मिलेगा और इस तरफ हमें प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है। अब हम x माइनस 3 को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस माइनस 5 प्लस 3 होगा। तो देयरफॉर हमें x का दो वैल्यू मिलेगा। एक बार हम प्लस 5 लेंगे, एक बार प्लस 5 मीन्स 5 प्लस 3, और एक बार हम माइनस 5 प्लस 3 लेंगे। तो इस तरह से हमें x का दो वैल्यू 5 प्लस 3 8 और माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। x का वैल्यू हमें मिल गया। उसी तरह से हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 4। इस तरह से हमें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9 मिलेगा, ठीक है। y स्क्वायर 9, तो y इक्वल्स टू जानते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के सिंबल के साथ साथ हमें दूसरी ओर वाले नंबर पे रूट लगाना होता है, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से यह दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल्स होंगे जब x की वैल्यू यहाँ पर 8 एंड माइनस 2 और y की भी दो वैल्यू प्लस 3 और माइनस 3 होगी, ठीक है। तो यह ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट था, इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं और इसमें ऑर्डर पेयर का क्या रोल होता है, इसे हम यहाँ पर अब समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए हमें दो सेट्स मालूम होने चाहिए, दो सेट्स के वैल्यू मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या दो सेट्स जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, क्या यह दोनों सेट्स में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो सकता है या क्या दोनों सेट एम्प्टी सेट हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह के यहाँ पर सिचुएशन होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से यहाँ पर इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे आपको सारा बात समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं सेट ए में कुछ इस तरह से एलिमेंट दिए गए हैं 2 3 1 और सेट बी के इनसाइड यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं 0 5, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी, अब चूंकि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 नहीं है बल्कि कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कि यह दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो हमने यहाँ पर दो सेट्स इस तरह से लिया है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी इन ऑर्डर, इसका सिंबल होगा ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्रम बोलते हैं, मतलब किसका जिक्र पहले किया गया है यह मायने रखता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में चूँकि यहाँ पर पहले सेट ए का जिक्र किया गया है और बाद में बी का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी का सिंबल होगा जिस सेट का जिक्र पहले किया गया है उस सेट्स को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे सेट को लिखेंगे और बीच में प्रोडक्ट के सिंबल को यहाँ पर बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो यह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी का सिंबल हो गया। अब यह होता क्या है, यह भी सेट होता है, यह भी एक सेट होता है। तो सेट होता है तो इसके इनसाइड जो एलिमेंट्स होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी के इनसाइड जो भी एलिमेंट्स होता है वो सारा एलिमेंट
वह एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, इसके इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री सेट ए का होगा और सेकेंड एंट्री सेट बी का होगा। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी के इनसाइड एवरी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर में जानते हैं यहाँ पर 2 एंट्री होता है, तो 2 एंट्री में से जो पहला एंट्री होगा वह पहला सेट से अपना वैल्यू लेगा और दूसरा एंट्री जो होता है वह अपना वैल्यू दूसरा सेट से लेगा। और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स लेकर हम फॉर्म कर सकते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर्स हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी के इनसाइड एज एन एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो इस काम को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं फर्स्ट एंट्री सेट ए से लिया जाएगा। अब सेट ए में यहाँ पर चूँकि 3 एलिमेंट हैं और फर्स्ट एलिमेंट अगर हम यहाँ पर मतलब फर्स्ट एंट्री अगर हम 2 लेते हैं और सेकेंड एंट्री हम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो 2 के साथ जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा उसे हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा 2 0 2 0। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का यह पहला एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, तो ए क्रॉस बी का हमने यह पहला एलिमेंट लिख डाला है। अब दूसरा एलिमेंट को हम यहाँ पर लिखने से पहले कॉमा यूज़ करेंगे, क्योंकि जानते हैं सेट्स के 2 एलिमेंट्स को डिफरेंट दिखने के लिए दोनों के बीच सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है। 2 से दूसरा ऑर्डर पेयर 2, 5। ठीक है, तो इस तरह से 2 से 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर फॉर्म यहाँ पर हो सकते थे और हमने उसे यहाँ पर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स के तौर पे यहाँ पे इसके इनसाइड लिखा है। नेक्स्ट हम ए के एलिमेंट 3 के पास आते हैं। 3 से भी जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे, तो एक 3, 0 होगा, 3, 0 और दूसरा 3, 5। ठीक है, तो 3 से 2 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर फॉर्म हुए और यह दोनों ही यहाँ पर ए क्रॉस बी के मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के एलिमेंट्स के तौर पे हमने यहाँ पर इसे लिख डाला है। ठीक है, उसके बाद हम 1, तो 1 से भी यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स फॉर्म होंगे, 1, 0 एंड 1, 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के इनसाइड आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पर इसके इनसाइड होंगे। और एवरी एलिमेंट, ये हमेशा याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के इनसाइड जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वह सारे एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होंगे। इस तरह के नॉर्मल एलिमेंट्स कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, और एवरी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एंट्री होगा वह अपना वैल्यू फर्स्ट सेट से लेगा, यानी कि यहाँ पर ए से लेगा, और दूसरा एंट्री सेकेंड एंट्री अपना वैल्यू जो बाद वाला सेट है मतलब लेटर सेट बी से यहाँ पर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के इनसाइड एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है और यहाँ पर एवरी ऑर्डर पेयर के इनसाइड जो फर्स्ट एंट्री होगा वह अपना वैल्यू फर्स्ट सेट से लेगा, सेकेंड एंट्री अपना वैल्यू सेकेंड सेट से लेगा, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लेकर, वो सारे ही ऑर्डर पेयर्स दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इनसाइड हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करेंगे अब। और एक चीज़ और, अगर इन दोनों सेट में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, इफ़ ए डज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मतलब सेट ए एंड बी इन ऑर्डर, जिसे डिनोट करते हैं इस तरह से ए क्रॉस बी से। एंड यह होता क्या है, एंड ए
क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, इज ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए मीन्स फर्स्ट एंट्री बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड मतलब बी सेकेंड एंट्री बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी for all possible values of a and b। ठीक है, यह इसका डेफिनेशन हो गया। तो मैथमेटिक्स में डेफिनेशन से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं बस इसी से मतलब होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस को लिखा है और इसलिए लिखा है कि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो बुक्स में जो बातें होती हैं वो सिर्फ लिखी हुई होती है और लिखी हुई बातों को अगर हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दें तो समझने में आसानी होती है। तो इसलिए हम बुक्स में इस तरह अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें फर्स्ट एंट्री ए फर्स्ट सेट से अपना वैल्यू लेगा और सेकेंड एंट्री बी अपना वैल्यू सेकेंड सेट बी से लेगा और यहाँ पे ए और बी के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए यह ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा वो सारे के सारे हम ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इनसाइड रख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में सबसे अहम कंडीशन है कि दोनों ही सेट जिनके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं या निकालने जा रहे हैं दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर दो सेट में से कोई भी यहाँ पर दो सेट ए और बी को हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था, अब अगर कंसीडर कीजिए कि दो सेट में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट होगा तो यहाँ पर दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख रहे हैं इफ़ आइदर ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 5 मतलब दो सेट में से कोई भी सिंगल सेट अगर एम्प्टी सेट हैं तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए जाना ही नहीं है, इसका आंसर भी 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे, इसे आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ए में एलिमेंट है सेट ए में 0 एंड 2 एंड बी के इनसाइड एलिमेंट्स हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 एंड 4। ठीक है, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं मतलब फाइनाइट सेट्स हैं, सेट बी भी फाइनाइट सेट हैं। ठीक है, नौ सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 2 है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी यह भी 2 है। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर यहाँ पर हमने लिखा है 2 एंड 2 एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जिसे ए क्रॉस बी भी पढ़ते हैं। ठीक है, यह चलता है, जानते हैं। इसके वैल्यू को निकालने जा रहे हैं तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर हम ए क्रॉस बी के इनसाइड लिखते चले जाएंगे। तो 0 के साथ 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे 0,5 एंड 0,4, 0,5 एंड 0,4। अब सेट ए का दूसरा एलिमेंट 2, इसके जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे वह 2,5 एंड 2,4। ठीक है, तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें मिल चुका है। अब अगर हम आपसे पूछें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो इसके इनसाइड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके काउंटिंग सेट ए एंड सेट बी के कार्डिनल नंबर का सेट एंड सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड सेट बी का कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर, देयरफॉर एन ए क्रॉस बी यह सेट है
और अगर हम इसको हम मतलब स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड लेके आगे n लगाते हैं तो जानते हैं यह इस सेट का कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स के टोटल कितने नंबर्स हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4, और जानते हैं यहाँ पर 4 को हम यहाँ पर 2 इंटू 2, और यह 2 फर्स्ट सेट ए का कार्डिनल नंबर है, इंटू यह 2 सेकेंड सेट का कार्डिनल नंबर है, ठीक है, एन बी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या फैक्ट्स मिला कि अगर दो सेट फाइनाइट सेट्स हैं, दो सेट फाइनाइट सेट्स हैं मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, तो उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कितने कार्डिनल नंबर होंगे उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है, प्रोवाइडेड, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों ही सेट फाइनाइट होना चाहिए, प्रोवाइडेड सेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है। इस चीज़ को हम तभी यूज़ करेंगे जब दोनों ही सेट, यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी फाइनाइट सेट्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर B क्रॉस A निकालें, ठीक है, B क्रॉस A निकालते हैं, नो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, जैसे B क्रॉस A लिखेंगे, और इस बार हम जानते हैं इसका एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर होगा, बट इस बार जो एलिमेंट जो कि ऑर्डर पेयर होगा, हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री सेट B का होगा और सेकेंड एंट्री सेट A का होगा। तो इस बार B के एलिमेंट्स को, B के एवरी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाकर हम इसके इनसाइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम B का एलिमेंट 5 लेते हैं और इस 5 से हम दो पॉसिबल ऑर्डर फॉर्म कर सकते हैं, एक 5 0 एंड दूसरा 5 2। फिर इस 4 को लेकर भी हम दो ऑर्डर पे फॉर्म कर सकते हैं, 4 0 एंड 4 2। तो इस तरह से यह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B एंड A का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम आपसे यह क्वेश्चन करें क्या यह दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट करता है या क्या यह दोनों इक्वल हैं, तो यह दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑर्डर पेयर 0,5 और ऑर्डर पेयर 5,0, यह इक्वल नहीं होता है। दो ऑर्डर पेयर, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल्स होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल्स होते हैं, और दो सेट भी तब इक्वल होते हैं जब इन दोनों के इनसाइड हूबहू सेम एलिमेंट होते हैं। तो इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट के इक्वल्स नहीं है, क्योंकि यह ऑर्डर पेयर 0,5 5,0 के इक्वल नहीं है, 0,4 4,0 के इक्वल नहीं है, उसी तरह से 2,5 5,2 के इक्वल्स नहीं है, ठीक है। इन दोनों सेट्स में 0,5 और 5,0 में जो ऑर्डर्ड है एंट्रीज का वह डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम हियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डज नॉट इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A इन जनरल केस में दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A यह जनरली इक्वल नहीं होगा, जनरल केस में इक्वल नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये दोनों इक्वल्स हो सकते हैं, बट जनरल तौर पे या जनरल रिजल्ट के तौर पे हम A क्रॉस B B क्रॉस A को इक्वल्स कभी भी नहीं लिख सकते हैं, यह कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर B क्रॉस A के इनसाइड भी अगर हम आपसे इससे कार्डिनल नंबर पूछें कितना है, तो इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है। तो नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A जो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B के इक्वल्स ही होगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, और जो होता है कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, अगर हम मान लेते हैं x नहीं p लेते हैं, p 0 -1 3 और q लेते हैं 4 8, ठीक है।
तो यहाँ पे P क्रॉस Q, सबसे पहले फाइंड करते हैं P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q हम जानते हैं फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के हमें P क्रॉस Q के इनसाइड लिखना होता है। तो 0 के साथ जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे वह 0,4, 0,8, फिर -1 के साथ -1,4 एंड -1,8, उसके बाद 3 के साथ 3,4 एंड 3,8। तो इस तरह से यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q का वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर पूछें कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q, तो फार्मूला से हम यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ Q, और ये आपको याद रखना है, ये तो हम तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों ही सेट P एंड Q फाइनाइट सेट्स होंगे। ठीक है, तो P का कार्डिनल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और इसका 2 है, तो 3 2 6, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सेट P एंड Q का कार्डिनल नंबर, मतलब सेट P एंड Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर हमारे सामने 6 आया है। अब अगर हम यहाँ पर P क्रॉस P मतलब किसी भी सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना, तो इस बार क्या करना है कि P के एवरी एलिमेंट का P के एलिमेंट के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बनाकर हमें लिखना है। तो 0 का, ठीक है, अगर हम P का एक दूसरा वैल्यू यहाँ पर लिख दें 0 -1 3, तो इस 0 का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, इस 0 का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो 0, 0, 0, -1 एंड 0,3, फिर -1 का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाना होगा हमें। तो -1 का फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 के साथ -1,0 होगा। आफ्टर डेट -1 का -1 के साथ -1 का 3 के साथ, फिर हमें 3 का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाना होगा। तो 3, 0, 3, -1 एंड 3,3। ठीक है, तो यह P का सेल्फ के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस P का कार्डिनल नंबर, तो NP इंटू NP मीन्स NP का होल स्क्वायर। ठीक है, NP इंटू NP का होल स्क्वायर होगा, और कार्डिनल नंबर P का 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स P क्रॉस P के इनसाइड हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर रिलेशंस के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के वैल्यू फाइंड करने होंगे। ठीक है, उसी के बाद हम यहाँ पर आगे के पैरामीटर्स को समझेंगे, तब जाकर हम रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन शॉर्ट यहाँ पर लेते हैं जो कि सबसेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसेट्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसेट्स के बारे में, मतलब सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर सारे लेक्चर्स आप देख लें, वहाँ पर सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लेते हैं n यहाँ पर 1 2 3 और m मान लेते हैं 7। ठीक है, दो सेट हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ n क्रॉस m। हमें यहाँ पर सबसेट्स लिखना है, जो कि सेट है यहाँ पर n क्रॉस m, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड m के सारे सबसेट्स को यहाँ पर लिखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले n क्रॉस m का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो n क्रॉस m, इसका वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स के
एम के एलिमेंट्स के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फॉर्म होंगे उसे हमें यहाँ पर इसके इनसाइड लिखना होगा। तो 1 2 3 इन तीनों का एक एक ऑर्डर पेयर ही सिर्फ यहाँ पर फॉर्म होगा। 1,7 2,7 एंड 3,7। ठीक है, तो इस तरह से n क्रॉस m में 3 एलिमेंट्स हैं। और किसी भी सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो फाइनाइट सेट्स हैं, अगर हमें मालूम होता है तो उसके सबसेट्स को हम निकाल सकते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर n क्रॉस m में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इसके टोटल सबसेट्स 2 पे पावर इसके इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब इसका कार्डिनल नंबर 2 पे पावर 3 8। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर इसके 8 सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स ऑफ n क्रॉस m क्या क्या होंगे? तो किसी भी सेट्स का अगर हम सबसेट्स लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सबसेट्स एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहला सबसेट होगा यहाँ पर एम्प्टी सेट। उसके बाद इसके सिंगल एलिमेंट्स लेकर जितने भी सबसेट्स फॉर्म होंगे उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब चूँकि जानते हैं इसका एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, इसका एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे n क्रॉस m के जितने भी सबसेट्स होंगे सिर्फ एम्प्टी सेट को छोड़कर सारे सेट्स के इनसाइड जो एलिमेंट्स होंगे वह भी ऑर्डर पेयर होंगे। तो इसके सिंगल एलिमेंट्स को लेकर अगर हम यहाँ पे और इसके सबसेट्स को लिखेंगे तो सबसे पहला सबसेट्स कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं यह एक ऐसा सबसेट है इसका जिसमें सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसे आप दो मत समझ लेना, क्योंकि इसका एवरी सबसेट्स के इनसाइड भी जो एलिमेंट्स होगा उसके अंदर ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेकर हम दूसरा सबसेट फॉर्म करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर 2,7। ठीक है, सिर्फ इसके एक एलिमेंट को हमने लिखा है। फिर तीसरा यहाँ पर हो जाएगा 3,7। ठीक है, अब इसके दो एलिमेंट एट ए टाइम लेकर जितने भी सबसेट्स फॉर्म होंगे उसे हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1,7 ऑर्डर पेयर एंड 2,7 ऑर्डर पेयर। 1,7 एंड 2,7, फिर 2,7 एंड 3,7 लेकर लिखते हैं। 2,7 एंड 3,7। ठीक है, और एक बार हो जाएगा आपका 1,7 ऑर्डर पेयर एंड 3,7, 1,7 एंड 3,7। और लास्ट में, ठीक है, 2 एलिमेंट एट ए टाइम लेकर जितने भी यहाँ पर सबसेट्स फॉर्म हो सकते थे हमने लिख दिया। अब बारी है इसका 3 एलिमेंट्स। अब चूंकि इसके इनसाइड भी 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 एलिमेंट्स लेकर जो सबसेट फॉर्म होगा वह खुद यही सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट में एक कंप्लीट सेट जो यही सेट होगा वही इसका सबसेट्स होगा। तो लास्ट सबसेट हो जाएगा 1,7, 2,7 एंड 3,7। ठीक है, तो इस तरह से इसके टोटल 8 सबसेट्स जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था इसे हमने यहाँ पर लिखा है। एक बार काउंट करके आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये बात आपको हमेशा अब से याद रखना है कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे एम्प्टी सेट को छोड़कर उन सारे सबसेट्स के इनसाइड भी जो एलिमेंट्स होंगे वह ऑर्डर पेयर होगा। अब ऑर्डर पेयर के इनसाइड भी जो फर्स्ट एंट्री होगा वह फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एंट्री सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब से आपको यह याद रखना है, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ये सब फैक्ट्स आपको वहाँ पर इमेजिन करना होगा। बार बार आप इसे लिख नहीं सकते हैं, इसकी हैबिट आप अभी से डाल लें। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आपको इमेजिन कर लेना है उसी समय, जिस समय हम रिलेशंस के अंदर इस तरह के फैक्ट्स के बारे में आपको वहाँ पर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि किसी भी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक वैल्यू दिया रहेगा, इसके सबसेट्स क्या हैं, तो आपको समझ जाना है कि इसके इतने सबसेट्स होंगे और एम्प्टी सेट को छोड़कर जितने भी सबसेट्स होंगे उनके इनसाइड भी जो एलिमेंट्स होंगे वह सारे एलिमेंट्स ही ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 फाइंड टोटल सबसेट्स ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। ठीक है, हमें टोटल सबसेट मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है, सेट बी का कार्डिनल नंबर 2 है, तो हमें टोटल सबसेट्स का वैल्यू निकालना है, लिखना नहीं है। टोटल सबसेट्स का वैल्यू निकालना है, किसका किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए मतलब सेल्फ टू ए एंड बी टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल सबसेट्स ऑफ बी क्रॉस ए, टोटल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। किसी भी सेट का टोटल सबसेट्स लिखने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए का टोटल सबसेट्स कितना होगा? 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यह होता है, यह हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया है? 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यह 3, 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 6 हो जाता है कितना? 2 पे पावर 5 32 इंटू 2 64। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए के टोटल सबसेट्स 64 होंगे। ओके, फिर हम टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए और एन ए क्रॉस ए, इसका हमने आपको बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का स्क्वायर। ठीक है, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब 3 का स्क्वायर, 2 पे पावर 9 और यह हो जाता है आपका 512। ठीक है, 512 ही होता है शायद, आप कैलकुलेट कर लेना, 512 होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप टोटल सबसेट्स बी क्रॉस बी के कितने होंगे ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप खुद से निकाल लेना है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के हैं इसे आपको बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी यह भी 3 है, एंड x, 1 y, 3 एंड z, 5 और some elements of Cartesian product of A and B, evaluate A, B and A क्रॉस B। सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है, सेट बी का कार्डिनल नंबर 3 है और यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर कहा गया है। ये ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है एंड सेट ए एंड सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिंस x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऑर्डर पेयर x, 1 यह a क्रॉस b का एक एलिमेंट है। तो देयरफॉर फर्स्ट एंट्री सेट a का एलिमेंट होगा, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू b। ठीक है, उसी तरह से y, 3 यह बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो अगेन यहाँ पर y बिलोंग्स टू सेट a होगा, y बिलोंग्स टू सेट a
and 3 belongs to set B, एंड तीसरा ऑर्डर पेयर Z,5 अगेन दिया गया है, यहाँ पर A क्रॉस B का एलिमेंट है, तो यहाँ पे Z बिलोंग्स करेगा फर्स्ट सेट A से, देयरफॉर Z बिलोंग्स टू सेट A एंड 5 बिलोंग्स टू सेट B, 5 बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि हमें सेट A का कार्डिनल नंबर 3 दिया गया था, तो A का हमें 3 एलिमेंट X Y Z मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सेट A में जो एलिमेंट होगा वह X होगा, Y होगा, Z होगा, X Y एंड Z। ठीक है, और सेट B के भी कार्डिनल नंबर 3 दिए हैं, और यहाँ पर सेट B का हम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को देख सकते हैं, 1 3 एंड 5। तो सेट B की वैल्यू 1 3 5 एज एन एलिमेंट, या 3 एलिमेंट सेट B के इनसाइड होगा। अब सेट A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, तो ये हम यहाँ पर आपको फाइंड करके इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ऑर्डर पेयर होंगे, 9 ऑर्डर पेयर इसके इनसाइड होंगे, तो x का 3 ऑर्डर पेयर होगा x के साथ, x, 1, x, 3 एंड x, 5, x, 1, x, 3 एंड x, 5। उसी तरह से y का भी इन तीनों के साथ 3 डिफरेंट ऑर्डर पेयर होंगे, y, 1, y, 3 एंड y, 5, एंड z के साथ भी यहाँ पर z, 1, z, 3 एंड z, 5। तो A एंड B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इनसाइड यहाँ पर 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होने चाहिए थे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह A एंड B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर वैल्यू का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज यह है, पहला A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, A का क्रॉस प्रोडक्ट B यूनियन C के साथ, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के इक्वल्स होगा। ठीक है, और दूसरा है अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इसके इक्वल्स होगा। ठीक है, यह दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम कह दें A यूनियन B क्रॉस C, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C के बराबर होगा। और इसी को अगर हम इस तरह से लिखें कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस C, A इंटरसेक्शन B का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम सेट C के साथ निकालेंगे तो इस ब्रैकेट को ब्रेक करने पे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ और इंटरसेक्शन B का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, बट इसको आप याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे, वो सब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट इसको एज ए याद रखना है, इसके कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किस तरह से मतलब उसके वैल्यू निकालेंगे, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको सीखना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स अगर हम एक बार निकाल लेते हैं दो फाइनाइट सेट्स के, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, उसके इनसाइड जो मतलब एलिमेंट्स होंगे वह किस तरह के होंगे। जो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सबसेट्स के इनसाइड भी जो एलिमेंट्स होंगे वह ऑर्डर पेयर होंगे। तो ये सब फैक्ट्स आपको अच्छे से ध्यान से आपको समझना है, और इन सब बातों को आपको इमेजिन करना है। इन सब बातों को अगर आप इमेजिन कर पाते हैं तभी आप फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। और
फंक्शन से पहले मतलब रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तब जाकर फिर हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर्स में जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स बताए हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई भी कमियां नज़र में आती हैं या किसी भी तरह की खामियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप हमारे सारे लेक्चर्स को लाइक करें, इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।